Hello students, welcome to Agrimun YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 12. In this lecture, we talk about some biological methods of the plant disease management. So students, आज का जो हमारा एक लेक्चर है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर एज अगर हम प्लांट डिजीज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करें, किस तरह हम हमारे प्लांट डिजीज़ को बायोलॉजिकली मैनेज कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ द एनी एग्रोकेमिकल, यानी कि बिना किसी एग्रोकेमिकल यूज़ के बिना ही हमने कैसे पैथोजन को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम हमारे जो फूड्स हैं उनको एग्रोकेमिकल्स के साइड इफेक्ट से बचा सकें. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. So first is we start with the concept. So what is the biological control? Biological control of the plant pathogen refer to the total or the partial destruction of the pathogen population by other organisms. सो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या होता है कि हम ज़्यादा टोटली डिस्ट्रक्ट कर देते हैं पैथोजन की पॉपुलेशंस को या पार्शली कर लेते हैं बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म. यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि आप किसी और ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप किसी फंगस डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हो तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए आप किसी फंगल की किसी और स्पीसीज का यूज़ कर सकते हो, आप बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हो, आप एक्टिनोमाइसिट्स का यूज़ कर सकते हो, यानी किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हो जिससे क्या होगा आपका जो पैथोजन है वो क्या हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, चाहे वो कम्प्लीटली आए या फिर पार्शली आए. इट्स ओकर रूटीनली इन नेचर. वैसे जो ये रूटीनली होता है नेचर में, क्योंकि नेचर ने इस तरह से बनाया है हर चीज़ को कि हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक दूसरी चीज़ होती है. आप जैसे आप फूड वेब को पढ़ते हो, आपने फूड साइकिल पढ़ा था, उस चीज़ में आप देखते हो कि इस तरह हर एक जानवर, हर एक एनिमल्स को एक दूसरा एनिमल खा रहा है. सो इसी तरह हमारे जो पैथोजन्स है, जो हमारे जो माइक्रोब्स है, उनको भी एक माइक्रोब को दूसरा माइक्रोब खा रहा है, लेकिन हम एक्सेसिव एग्रोकेमिकल का यूज़ कर करके इस चीज़ को बहुत कम कर रहे हैं. For example, the several disease in which the pathogen cannot develop in a certain areas either because the soil called the suppressive soil. जैसे कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि डिजीज नहीं डेवलप हो पाता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो सोइल के अंदर सोइल एज एक्ट करती है एंटागोनिस्ट अगेन द पैथोजन्स. वो क्या करती है, सोइल कुछ इस तरह के एग्रोकेमिकल्स, कुछ एलिलोपैथिक्स केमिकल्स सिक्रीट करती है, उससे क्या होता है कि पैथोजन हमारी फील्ड के अंदर नहीं आ पाते. सो दीज कंटेन माइक्रोब्स. ये क्या होता है कि इनके अंदर जो इनका जो सोइल माइक्रो होता है, जो सोइल माइक्रो फ्लोरा है, उसके अंदर क्या होगा कि आपको सोइल बायोलॉजी है, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे that's are attack on over the harmful pathogens. The antagonist to the pathogen, because the plant is attacked by the pathogen that has inoculated naturally with the antagonist microbes before after the plant attack. क्या करता है कि जो हमारे जो एंटागोनिस्ट जो माइक्रोब्स होते हैं वो ईजिली कंट्रोल कर लेते हैं, जो उनके ऊपर उनका जो फूड है वो सारा स्क्रीट कर लेंगे, उनको सर्वाइवल नहीं होने देंगे. सो इस तरीके से जो हमारे जो अदर माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीजेस. So now we talk about in detail what is a suppressive soil. Many soil-borne pathogens like Fusarium oxysplorum that's causing the vascular wilts, and Guianaceae graminis that's cause a take-all disease in the wheat, and Pythium species that cause a damping of disease, one of the most destructive disease of the nursery, and also the Heterodata avenue that's called it's a nematode, that's a outcyst nematode, develop well and cause several disease in some soil. जैसे दैट्स नोन एज अ कंडक्टिव सोइल. यानी कि जिस सोइल के अंदर इनको अच्छे से हर इनको खाने की चीज़ें मिल रही है, जो इनको जो सर्वाइवल के लिए जो भी इनका मतलब फूड एंड फ्लोरा जो इनको चाहिए, अगर जिस सोइल के अंदर इनको मिल रहा है, दैट्स नोन एज अ कंडक्टिव सोइल. लेकिन where they develop much less and cause mild diseases, this is called the suppressive soil. लेकिन जिस soils के अंदर इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, प्रॉपर इनको जो इंजाइम चाहिए होती है, जो भी चीज़ इनको फॉर सर्वाइवल चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती, या तो बहुत कम मिलती हैं, इतनी कम मिलती है कि इनका जो सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है. यानी कि इनकी कुछ ही पॉपुलेशन की सर्वाइव कर पाती है. यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 1000 पॉपुलेशन है, 1000 नंबर ऑफ काउंटिंग बैक्टीरिया का, तो उसमें अगर वो कंडक्टिव सोइल होगी तो 1000 के 1000 जो आपके जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर पाए जाएंगे. लेकिन अगर आपकी सप्रेसिव सोइल है, उस 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 या मैक्सिमम 100 सर्वाइव कर सकते हैं. सो दैट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिव सोइल एंड द सप्रेसिव सोइल. सो जो कंडक्टिव सोइल है उसमें पैथोजन ज़्यादा, जो कंडक्टिव सोइल है उसमें थोड़े आपको पैथोजन ज़्यादा नजर आएंगे, ज़्यादा वो जो फील्ड इन्फेक्टेड होगी स्पेशली सोइल बोर्न डिजीज़ के अंदर. लेकिन जो सप्रेसिव है उसमें उतने क्या होंगे, उतने ही कम होंगे. सो एज अ पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए जो सप्रेसिव सोइल है बहुत
बढ़िया बनी जाती है। स्पेशली अगर आप नर्सरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आपकी नर्सरी प्लांटेशन, अगर आप नर्सरी वगैरह ग्रोन कर रहे हो, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोन कर रहे हो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ग्रोन कर रहे हो, इवन यू हैव टू ग्रोन फॉर देयर सीरियल क्रॉप्स लाइक द राइस, मेज, उस केस में अगर आपको सप्रेसिव सॉइल आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी जो सॉइल है सप्रेसिव नहीं है, देन इट्स कॉज टू मच डैमेज इन द फील्ड, इन द नर्सरी फील्ड, और इवन कॉज इन द ट्रांस जो हमारी जो ट्रांस प्लांटिंग फील्ड है उसमें भी मतलब इक्वली इफेक्ट करेगी। सो फॉर द नर्सरी मैनेजमेंट, even for the horticulture point of view, the suppressive soil is one of the best choice for the nursery choosing. Okay, so now we talk about the next point. So now we talk about some the reducing the amount of the inoculum to the antagonist microbes. So आप जो microbes है उनको किस तरह से आप antagonist microbe को यूज़ कर किस तरह आप reduce कर सकते हो, इसके लिए हमारे पास कुछ points है, कुछ important points है, and these points are the basics for the biological control method of the plant disease management. So first point is the control of the soil-borne pathogens. Several known plant pathogens like oomycetes and the fungi include some charidiomycetes and hypomycetes and even some pseudomycetes, actinomycetes bacteria. In fact, the resting spores of the several plant pathogen fungi. कुछ हमारे जो नॉन पैथोजेनिक ओमाइसीट्स ग्रुप होते हैं, जैसे कुछ चैरिडियोमाइसीट्स ग्रुप है, हाइपोमाइसीट्स ग्रुप्स है। दीज जो ग्रुप्स जिस ग्रुप्स की हम बात करें, ये ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। हालांकि कुछ स्पीसीज इनमें हार्मफुल भी होती है, लेकिन ये ज़्यादातर हमारे लिए क्या करते हैं, बेनिफिशियल करते हैं। Among the most common mycoparasitum fungi are the Trichoderma, mainly Trichoderma vidi and Trichoderma hertzanium. And Trichoderma vidi, one of the ग्रेटेस्ट यूजेबल माइक्रो पैरासिटिक बायोलॉजिकल कंट्रोल फंज है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं क्योंकि काफ़ी सोइल बोर्न डिजीज़ के अगेंस्ट हम इनको यूज़ करते हैं। स्पेशली ट्राइकोडर्मा तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगेंस्ट द फुजेरियम, वर्टिसीलियम, स्पेशली अगेंस्ट हमारे जितने भी सोइल बोर्न डिजीज़ है जो भी डैम्पिंग ऑफ करते हैं, विल्ड कोज कर रहे हैं या फिर स्मट डिजीज़ है, उनके खिलाफ इज़ अ बेस्ट कंट्रोल मेथड, that is trichoderma, and it is a 99.9% beneficial. सिर्फ कुछ रेयर चांसेस, वेरी रेयर चांसेस के अंदर ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, बाकी 99.9% इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अवर द प्लांट डिजीज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ द एरियल पैथोजन। सो हमने पिछले पॉइंट में हमने किसके बारे में बात की, दैट्स अ सोइल बोर्न पैथोजन्स। नाउ वी टॉक अबाउट द एरियल पैथोजन्स। एरियल पैथोजन वो पैथोजन होते हैं दैट्स द ट्रांसपोर्टेशन मोड इज एरियल, जो एयर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैनी फंजाई हैव शोन टू द एंटागोनिस्ट एंड इनहिबिट द न्यूमरस फंगल पैथोजन ऑफ द एरियल प्लांट पार्ट। कुछ इस तरह के हमारे जो पैथोजन्स प्लांट्स हैं, हमारे जो हमारे बेनिफिशियल फंजाई हैं, वो क्या करते हैं, कुछ फंगल पैथोजन के खिलाफ बहुत अच्छे इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट्स चाइटोमोनियम लेबोसम एंड द एंथीलिया बोम्बोसेनिया suppress the Venturi in elaculus, that is cause the scab disease in the apple and even the pear and plum. It's inhibit the ascospores and the conidia production in the felon and the grown leaves respectively. जो हमारा चिटोमोनियम ग्लासोमा है और एंथीसिया बोमासेनिया, ये क्या करता है, बहुत अच्छे से जो आपका स्कैब डिजीज है बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल करता है। Now we talk about the control through the trap plants. अब हम ट्रैप प्लांट्स को यूज़ करेंगे जो कि एक बहुत अच्छे से कंट्रोल मेजर का पॉइंट है। इफ़ अ फ्यू रोज ऑफ द राई, corn and other tall plants are planted around the field of beans, pepper, squash. Many of the incoming aphids bearing viruses that attack the beans, pepper, squash will stop feeding on the peripheral taller rounds of the rice, and the trap plants are the most used against the nematodes, which are the secondary, endo and the ectoparasites. इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये मेन फील्ड है, मेन फील्ड के अंदर आप छोटे छोटे प्लांट्स ग्रोन कर लेते हैं, और जो हमारी फील्ड के जो अराउंडिंग फील्ड के अंदर आप टाल ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रोन करते हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इन हाइट ज़्यादा में क्या होता है कि अगर मान लो किसी भी केस के अंदर, जैसे अगर आपका कोई वायरस, कोई एफिड्स का अटैक हो रहा है, कोई वाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है, तो आप अच्छे से इसको देख सकते हो। क्योंकि टाल प्लांट्स कोई कुछ प्लांट, क्योंकि जितने भी हमारे टॉल प्लांट्स होते हैं उनको हमारे पैथोजन बहुत कम, जो हमारे इंसेक्ट्स वेक्टर होते हैं वो कम अटैक करते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉल प्लांट हाइटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर बीन्स, पेपर, स्क्वैश इनकी बात करें, ये ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं स्पेशली अगेंस्ट द एफिड्स जैसे वाइट फ्लाई। लेकिन जो हमारे टॉल प्लांट्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होती। अगर इन्फेक्शन होती है तो हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है और हम इजीली कंट्रोल मेजर यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली निमेटोड्स के खिलाफ। जैसे निमेटोड्स के अंदर अगर बात करें, जैसे मैरीगोल्ड का प्लांट है, मैरीगोल्ड इज द बेस्ट एंटागोनिस्ट अगेंस्ट द निमेटोड्स। अगर आपकी फील्ड के अंदर निमेटोड्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है सोइल के अंदर, तो आप मैरीगोल्ड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैरीगोल्ड कुछ इस तरह के केमिकल सीक्रेट करती है सोइल के अंदर। वो क्या करेगा, जो निमेटोड्स की जो पॉपुलेशन है, स्पेशली दोज निमेटोड्स, दूज आर द एंडोपैरासाइट्स और आल्सो दूज आर द
एक्टोपैरासाइट, इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सो आप ट्रैप प्लांट्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत इजी कंट्रोल कर सकते हो। कॉटन के अंदर, जैसे बीटी कॉटन के अंदर बहुत अच्छे से, अगर आप बीटी कॉटन की कल्टीवेशन पढ़ोगे तो बीटी कॉटन कल्टीवेशन हमेशा जो हमारे जो पैकेज जो प्रैक्टिस होते हैं उसमें हमेशा ये हमें मेंशन होता है कि हमेशा आपने नॉन बीटी जो प्लांट्स होते हैं कॉटन के, उनको आपने अराउंड द फील्डिंग ग्रोन करते हैं। जैसे आपको पता लग गया कि आपकी फील्ड के अंदर बॉलवॉर्म का अटैक हो चुका है या फिर कोई किसी भी डिजीज का अटैक हो चुका है, तो आप इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हो, कि क्योंकि आपको पता कि एक बार वो जो आपके जो कैटरपिलर्स अगर आपकी मेन फील्ड के अंदर चले गए तो बहुत डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं आपकी फील्ड को, तो आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट टैक्टिक्स। Now we talk about the control to the antagonist plants. Plants such as asparagus, marigold are the antagonists to the nematodes. Asparagus भी बहुत अच्छे से एग्जांपल आपके nematodes के अलावा antagonist, because ये क्या करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, because they release a substance in the soil that are the toxic to the several plant parasitic nematodes. मैरीगोल्ड के बारे में बात कर ही चुकी है, और इवन एस्पेरेगस भी बहुत अच्छी एग्जांपल है फॉर द कंट्रोल ऑफ द nematodes, स्पेशली एंटो एंड द एंटो पैरासाइट nematodes। जैसे निमेटोड्स की, जैसे अब आपका जो गोल्डन निमेटोड है, आपका जो सीरियल सिस्ट निमेटोड्स है, इनको बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। The next important point, that is use of the resistant variety, and it is one of the most important point as aspect of the plant breeding point of view. The grown plant that have the vertical and the horizontal resistance. Most resistant variety have the both type of the resistance. Many of them carry only one or few genes of the vertical resistance and unspecified genes of the horizontal resistance. जो आपकी वैरायटीज़ हैं उनके अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस दोनों होती है, ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्लांट के अंदर रेजिस्टिविटी होगी अगेंस्ट द पैथोजन तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा अगेंस्ट द पैथोजन, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल पॉइंट फॉर द कंट्रोल द प्लांट डिजीज, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम खर्चा होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म मेथड, क्योंकि एक वैरायटी को डेवलप करने में आपको 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं, और इवन मोर इवन 10 to 15 ईयर्स की प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन अगर एक बार ये कामयाब हो जाए तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट फॉर द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ द ट्रांसजेनिक बायो कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप ट्रांसजेनिक आप जेनेटिकल इंजीनियरिंग टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हो। द जेनेटिकल इंजीनियर टेक्निक यूज टू एड न्यू जीन्स और एनहांस द जेनेटिकल मेकअप ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑर्गेनिज्म सो दैट इट मे अटैक द पैथोजन बेटर। सो जो हमारी जो बीटी जैसे फॉर एग्जांपल बीटी दैट इज बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट इज अ जेनेटिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि आप प्लांट के जो जेनेटिकल मेकअप है उसको चेंज कर देते हो। जैसे प्लांट का आपने जेनेटिकल मेकअप चेंज किया, उसको प्लांट की काफ़ी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। सो उससे क्या होता है कि जो आपके जो पैथोजन की एक्टिविटी वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। तो एक पैथोजन को जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वो आपने जेनेटिकली उसको चेंज कर दिया, सो उससे क्या होता है कि आपके पैथोजन आपके प्लांट को बहुत कम अटैक कर पाएगा। सच जीन मे बी प्लांट और द माइक्रो ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन भी हो सकता है और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट कोड फॉर द टॉक्सिन। ये क्या करते हैं, टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि पैथोजन को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। एंड इवन बायो कंट्रोल जीन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ बेस्ट मेथड फ्रॉम द नाउ डेज, बट इसके लिए थोड़ा सा एक अप्रूवल की ज़रूरत होती है फ्रॉम इन्वायरमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। और हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ बीटी कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जिसको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कल्टीवेशन के लिए मतलब ओके मिला। बाकी क्रॉप्स के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, मतलब चल रही है, लेकिन अभी किसी और क्रॉप को अभी तक मतलब अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन इंडिया के अंदर बीटी कॉटन बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रही है, बहुत अच्छे से इसका यूज़ चल रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज। सो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज, सो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द पोस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज मैनेजमेंट को कंट्रोल करना आज के पॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन केस ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्योंकि आफ्टर द हार्वेस्टिंग हमारा जो फ्रूट होता है, जो भी आपका पार्ट है, जो भी आपका हार्वेस्टेबल पार्ट है, वो काफ़ी पैथोजन के खिलाफ अटैकेबल हो जाता है उस पर काफ़ी, क्योंकि उसका मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। सो उस टाइम में एक फूड को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बिफोर द हार्वेस्टिंग हमने हमारे क्रॉप को बहुत अच्छे से बचाया, बहुत अच्छे मेजर किए कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे हम हार्वेस्ट करने के बाद हमारी क्रॉप को, जो हमारे जो प्रोडक्ट को फील्ड बाहर लेके आते हैं मार्केट के अंदर, तो काफ़ी हमें मतलब अटैक्स देखने को मिलते हैं। सो उन अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। द पोस्ट हार्वेस्ट रॉट सेवरल fruits that cause reducing by spraying the fruits with the spore of the antagonist fungi। कुछ
फंगल्स हैं जैसे जो हमारे फ्रूट्स की रोटिंग करते हैं उसको ख़राब कर देते हैं, उसको आप बहुत ईजी कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एंटागोनिस्ट फंजाई एंड द स्पायरोफाइटिक यीस्ट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट बाय डिपिंग द हार्वेस्टिंग फ्रूट इन देयर, आप क्या कर सकते हो उनका इनोकुलम यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप यीस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो, इट इज़ अ बेस्ट कंट्रोल मेथड फॉर द पोस्ट हार्वेस्टिंग रोटिंग इन द पीच एंड द एप्पल। पीच और एप्पल के अंदर यीस्ट को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो फॉर द रोटिंग के लिए। रोटिंग का मतलब होता है गलना का, हमारे जो फूड गलने शुरू हो जाते हैं कई बार पैथोजन के, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो जी। So it's all about our lecture. So in today lecture we talk about the biological control method. इसके अंदर हमने एक एक पॉइंट के बारे में बात की। सबसे पहले हमने बात की जैसे आपने सब फर्स्ट पॉइंट था कंट्रोल सोयल माइक्रो पैथोजन को हमने कंट्रोल करना सीखा। उसके बाद आपने एरियल पैथोजन को आपने कंट्रोल करना सीखा। फिर उसके आपने ट्रैप्स प्लांट्स की एग्जांपल देखी। फिर उसके आपने एंटागोनिस्ट प्लांट्स के देखे कौन कौन से एंटागोनिस्ट प्लांट्स है। उसके बाद आपने कुछ रेजिस्टिव वैरायटी के बारे में डेवलप की जो कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मैनेजमेंट है। और आपने ट्रांसजेनिक बायो कंट्रोल माइक्रोब्स के बारे में बात की, इससे बेस्ट एग्जांपल इसकी बेटी कॉटन है और आजकल इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब दी जा रही है सवाई, लेकिन इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसकी आज भी काफ़ी हद तक मतलब थोड़ी बहुत मतलब इट्स बहस का एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सो लास्ट में हमने पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज के बारे में बात की। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छे से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जब भी हम आईडीएम की बात करते हैं, सो आईडीएम के अंदर सबसे पहले अगर कोई साइंटिस्ट अगर आईडीएम किसी क्रॉप के बारे में सोच रहा है तो उसको सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि वो कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज़ करे, वो एरियल पैथोजन को किस तरह कंट्रोल करे, वो सोल को कैसे कंट्रोल करे। इसलिए मैंने कहा कि जो आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एज कम्पेयर टू द आईडीएम प्रिंसिपल्स। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें इस वीडियो को आपने कमेंट के थ्रू हमें बताना। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमारे एग्रीमून के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। इस एग्रीमून ऐप पर आपको सभी जितने भी पीडीएफ्स है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल मिल जाए। आपकी चाहे बीएससी हॉर्टी, बीएससी एग्रोन, एग्रीकल्चर, एमएससी सभी की कोर्सेज की, बीएससी डेयरी साइंसेज की, एनिमल हस्बेंड्री सभी की पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एग्रीमून साइट पे अवेलेबल हो जाएंगी। इवन आपको कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स, नेशनल मैगजीन्स की जो पीडीएफ्स है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पर मिलेगी। और अगर स्टूडेंट्स आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक IBPS, AFO, हरियाणा की अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्टेज आई हैं, अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे एक अनदर हमारे सिस्टर एग्री वर्कशॉप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको सभी कोर्सेज की पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इन द पेड कोर्सेज आपको अच्छे से मिल जाएगा। और इवन आपको प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। और सभी तरह की मैगजीन्स, चाहे वो कुरुक्षेत्र मैगजीन्स है, जितनी भी एग्रीकल्चर की मैगजीन्स है, चाहे वो फल फूल मैगजीन्स है, चाहे वो ICR की मैगजीन है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की मैगजीन है, चाहे वो आपकी किसी भी चाहे आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग की मैगजीन है, सभी मैगजीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्री वर्कशॉप पे आपको मिल जाएंगी। सो आप यहाँ पे जाकर जरूर विजिट कीजिए, इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और आप प्ले स्टोर पर आप इनको रेटिंग कीजिए। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। यू कैन जॉइन अस विद द फेसबुक। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेट इज़ 7900900676। और आप हमारे www.agreemon.com पे जाकर आप अपना कोई भी अच्छे से आप अपने कोई भी अगर आपको कोई इंक्वायरी हो या फिर आपको कुछ सीखना हो तो बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 13 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।